हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करने वाले हैं। और आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे के सारे पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलने वाले हैं। और इस क्लास के पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में साथियों मिल जाएगी। जी हाँ, पीडीएफ की लिंक, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और 99 रुपये में केवल आपके जीके और साइंस के लिए हमारे द्वारा पुलिस के लिए कंप्लीट पीडीएफ उपलब्ध कराए जा रहे हैं एप्लीकेशन पर। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः कौन से वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न। तो आप हमेशा याद रखना, मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान धार्मिक स्तूप का निर्माण जो है कराया गया। और धार्मिक स्तूप किससे संबंधित है साथियों? बौद्ध धर्म से। प्रश्न है कि जीवाश्मीय अवशेषों के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है साथियों? घगुआ या सोहागी पहाड़ या भीमबेटका प्रसिद्ध है या मैहर? तो आप याद रखना कि जीवाश्मीय अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है घगुआ, ठीक है। अगला प्रश्न चलिएगा। अब प्रश्न बनता है कि घगुआ कहाँ पर है साथियों? तो देखिए, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जो कि घगुआ या घुघुआ में है, और साथियों कौन से जिले में है? डिंडोरी जिले में, जो कि जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो आप हमेशा याद रखना, ऐसा वंश जिसके शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था भाई, मुगल, ठीक है भाई। मुगल वंश के शासकों को क्या है? सुल्तान नहीं कहा जाता था। बल्कि भारत के इतिहास में सुल्तान की जो उपाधि है ना, ये तुर्की शासकों के द्वारा भाई शुरू की गई थी, ठीक है। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो पहला शासक है ना साथियों, पहला शासक ये वो महमूद गजनवी था। तो सुल्तान की पहली उपाधि किसने धारण की थी? महमूद गजनवी ने, ठीक है। किन्होंने ये शुरुआत की थी भाई? तुर्की शासकों ने। अगला प्रश्न है, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न क्रमांक 4 कि कौन सा अभ्यारण्य जो कि उमरिया में मौजूद है? तो आपको हमेशा याद रखना है, ऐसा अभ्यारण्य जो उमरिया में स्थित है ये है भाई आपका बांधवगढ़ अभ्यारण्य। बांधवगढ़ अभ्यारण्य जो है ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्या है साथियों? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। आपका बांधवगढ़ अभ्यारण्य, इतना आपको याद रखना है। इस बांधव अभ्यारण्य की जो स्थापना है साथियों कब हुई? तो आपको याद रखना है कि वर्ष 1968 में हुई थी। कहाँ पर है? ये उमरिया जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन भाई, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू किया गया? तो आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन साथियों वर्ष 1942 में जो है शुरू किया गया, ठीक है। कब? वर्ष 1942 में। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने जो है भाई करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है भाई। कब किसने दिया भाई? गांधी जी ने, ठीक है। कब दिया था भाई? कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी ना, तो इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने क्या है? करो या मरो का नारा दिया। कभी पूछ ले करो मरो का नारा किसके दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। और कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर भाई प्रवाहित होती है? अच्छा प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि भाई भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी हमारी नर्मदा नदी, ठीक है भाई। कौन सी है? नर्मदा नदी। आपको ये भी याद रखना है नर्मदा नदी के बारे में कि नर्मदा जो है साथियों कितनी 41 सहायक नदियां हैं साथियों, 41, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा के साथ साथ ताप्ती नदी भी क्या है साथियों? भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। और आपको ये भी याद रखना है कि नर्मदा और ताप्ती दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर भाई बहती हैं। प्रश्न बनता है कौन है जो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो आपको याद रखना है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति जो है साथियों श्री नीलम संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कौन सी गुफाएं बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं? तो आपको याद रखना है ऐसी गुफाएं जो बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं वो हैं आपकी बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं भाई? बाघ की गुफाएं हैं आपकी धार जिले में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि लोकसभा के पहले आम चुनाव कब आयोजित भाई किए गए? तो आपको याद रखना है पहले आम चुनाव की अगर मैं बात करूं भाई लोकसभा की, तो याद रखना 1951-52 में भाई ये क्या है? शुरू किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पांडव गुफा साथियों कहाँ पर हैं? तो आपको याद रखना है कि जो पांडव गुफाएं हैं ना साथियों ये हमारी कहाँ पर हैं? ये पचमढ़ी में है। कहाँ पर है पांडव गुफाएं? पचमढ़ी में है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चंद्रमा की किस अवस्था में
चंद्रमा अदृश्य होता है। तो आपको याद रखना है चंद्रमा की ऐसी अवस्था जिसमें भाई चंद्रमा क्या है, अदृश्य हो जाता है। ठीक है, जिसमें चंद्रमा अदृश्य हो जाता है, ये है साथियों अमावस्या। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि भाई मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध वस्त्रों का जो प्रकार है ना, वो है भाई चंदेरी। कहाँ पर है भाई चंदेरी, आपका अशोकनगर में। ठीक है, चंदेरी की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध हैं। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भाई हिमालय से नहीं हुआ। आपको बताने नहीं हुआ कौन सी नदी है जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता। तो आपको याद रखना है कि महानदी है भाई, महानदी, इसका उद्गम हिमालय से नहीं होता। अब देखिएगा, एक तो झेलम हुई, यमुना हुई और गंगा, तीनों नदियों का उद्गम भाई हिमालय से होता है। बल्कि महानदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक पठार के सिहोबा के निकट से साथियों होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य भाई कौन सा है, मानव विकास रिपोर्ट। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो खुद का मध्य प्रदेश है ना भाई, इसने सबसे पहले जो है मानव विकास रिपोर्ट भाई जारी की थी। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की शैली भाई नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखना कि शास्त्रीय नृत्य की शैली नहीं है साथियों, कौन सी, धमार। कौन सी साथियों, धमार। अगला प्रश्न बनता है आपका, देखिए प्रश्न है कि स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक भाई निम्नलिखित में से कौन है। बहुत प्यारा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखें, ये कठिन लेवल के प्रश्न है साथियों। ठीक है, तो स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर हैं। कौन है भाई, सुनील गावस्कर हैं। प्रश्न बनता है कि इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आप याद रखना, आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन को भाई किया गया। किनको, अमर्त्य सेन को। अगला प्रश्न है कि इन्हें अमर्त्य सेन को भाई कब मिला नोबेल पुरस्कार। तो 1998 में मिला। ठीक है भाई, प्रश्न बनता है कि भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भाई दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है यह साहित्य में ही उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई भाई, तो इसकी शुरुआत वर्ष 1955 से हुई। कब से हुई, वर्ष 1955 से हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित वह सबसे बड़े आकार की अंतरिक्ष दूरबीन कौन है, जो सबसे अधिक कुशल अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक है। तो याद रखना, ये है साथियों कौन सी, हबल दूरबीन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न क्रमांक 19 के बाद आपका प्रश्न क्रमांक 20 कि भारत के पहले विमान वाहक INS विक्रांत को कब सेवा मुक्त साथियों कर दिया गया। तो आपको याद रखना है इसे 1997 में जो है क्या है, सेवा मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी कोशिकाएं भाई कोनों पर अनियमित रूप से कैसी होती हैं भाई, मोटी होती हैं। तो आपको याद रखना है कौन सी ऊतक की, हमेशा याद रखना कि भाई स्थूल कोण ऊतक की जो कोशिकाएं होती है ना, स्थूल कोण ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो कोनों पर अनियमित रूप से कैसी होती है भाई, मोटी होती हैं। अगला प्रश्न है कि समरूप अंग भाई निम्नलिखित में से कौन से है, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखना कि दिए गए विकल्पों में जो समरूप अंग है ना भाई, वो है आपके लॉबस्टर की पूंछ और भेल के फाल। ये कैसे हैं भाई, ये समरूप अंग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 23, देखिएगा कि पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर भाई जुड़े होते हैं। तो आप याद रखना, ये है भाई आपको क्या, ऑर्थोपोडा। ठीक है, कौन सा भाई, ऑर्थोपोडा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 24 के निम्नलिखित में से कौन एक बहुकोशिकीय जीव है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक बहुकोश की जीव है साथियों, इनमें कौन सा, एगेरिकस। क्या साथियों, एगेरिकस जो है कैसा है, बहुकोशिकीय जीव है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया हमारा हुआ, माइकोप्लाज्मा हुआ, पैरामीशियम हुआ। ठीक है भाई, ये सभी कैसे एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा कैसे हैं भाई, एक कोश की प्रोकैरियोटिक है, और पैरामीशियम भी भाई कैसा, एक कोश की, लेकिन ये यूकैरियोटिक है। ठीक है भाई, प्रश्न है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया
रासायनिक ऊर्जा को भाई क्या है, उष्ण ऊर्जा में बदलती है। तो रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में साथियों बदलता है कौन, श्वसन। जीवन की कौन सी भाई, जीवन की श्वसन प्रक्रिया है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में भाई, उष्ण ऊर्जा में चेंज करती है। प्रश्न है कि मानवों में वृक्क में किसके द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में भाई उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। तो आप याद रखना कि मानवों में वृक्क में नेफ्रॉन के द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को क्या है भाई, हटाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि लिटमस का घोल भाई किस से निकाला जाता है। तो आपको याद रखना है कि लिटमस का जो घोल है ना, ये लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस का घोल किससे भाई, लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28 कि इनमें से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि दिए गए विकल्पों में भाई एक पादप उत्पाद नहीं है आपका शहद। क्या भाई, शहद जो है एक पादप उत्पाद नहीं है, इतना आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लवण है जो अम्लीय है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आपको याद रखना है ऐसा लवण साथियों जो अम्लीय है वो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट कैसा है भाई, ये अम्लीय है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन से एक का उपयोग भाई सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में साथियों किया जाता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, इसका सही जवाब है साथियों आपका क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या है साथियों, यूनिवर्सल इंडिकेटर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि डोवे राइनर त्रिक के पहले और तीसरे सदस्य फॉस्फोरस और एंटीमनी हैं। इस त्रिक का दूसरा सदस्य साथियों निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि डोवे राइनर त्रिक का जो पहला और तीसरा सदस्य है वो क्या है, फॉस्फोरस एंटीमनी है, और इसका जो दूसरा सदस्य है ना वो है साथियों क्या, आर्सेनिक। ठीक है, तो आपका देखिए पहला क्या हो गया, फॉस्फोरस पहला, दूसरा आर्सेनिक, ठीक है, और तीसरा आपका एंटीमनी। अगला प्रश्न है कि अष्टक नियम भाई किसने दिया था। तो आपको याद रखना है कि जो अष्टक नियम है ना, ये अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने दिया भाई अष्टक नियम। ठीक, अगला प्रश्न बनता है आपका प्रश्न क्रमांक 33 कि उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के किस पर निर्भर करता है। तो आपको याद रखना उत्प्लावन बल का जो परिणाम है, उत्प्लावन बल का जो परिणाम है यह तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो आपको याद रखना यह साथियों क्या, इलेक्ट्रिक घंटी। अगला प्रश्न बनता है कि एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान भाई होना चाहिए कैसा। तो आपको हमेशा याद रखना है एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का जो मान है ना, ये साथियों बहुत निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, बहुत निम्न होना चाहिए, इतना आप याद रखना। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। तो आज के इस क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर आपका लगभग कौन सा भाई 11 करा है। ठीक है, तो पूरे 70 प्रैक्टिस सेट लगभग हम आपको करवाएंगे। तो आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ, और पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो के नीचे भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल मेरे प्यारे साथियों।